नमस्कार। अर्थव्यवस्था की अगली सीरीज में आपका स्वागत है। अर्थव्यवस्था का जो शुरुआत मैंने किया था, किस प्रकार से अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, कि वो इसको असफल विज्ञान कहे, ये सब मैंने इसके पहले वाली सीरीज में बताया है। इस सीरीज में अर्थव्यवस्था की किस प्रकार से वृद्धि हुई उसके चरण के विषय में हम जानेंगे। देखिए, अगर वृद्धि के चरण की बात अगर हम करेंगे तो वृद्धि के चरण में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डब्ल्यू रोस्टो। देखिए, डब्ल्यू रोस्टो जो है एक अर्थशास्त्री थे। 1960 में उन्होंने बताया, इधर है डब्ल्यू रोस्टो साहब, इसको नोट्स जरूर बनाइएगा। डब्ल्यू रोस्टो ने वृद्धि के चरण से जुड़े सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहले उन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। देखिए, उनके अनुसार क्या है, अर्थव्यवस्था अपने कृषि, उद्योग या सेवा क्षेत्र, तीन चरण की बात किया गया है। इससे पहले जो हम बात किए थे क्या, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात मैं कर रहा था। प्राइमरी की बात करें तो एग्रीकल्चर, कृषि की बात आ जाएगी, कहाँ गया ये है। द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर की बात आ जाएगी, और ये जो है उद्योग क्षेत्र की बात आ जाएगी। टर्शियरी सेक्टर में आपका जो है औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र शामिल होता है। तो इसके निष्पादन के वृद्धि, देखिए, निष्पादन द्वारा वृद्धि के 5 रेखीय चरणों का निष्पादन करती है। वही क्वार्टनरी और क्वीनरी जिसको कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र। देखिए, कुछ ऐसे अर्थव्यवस्था, इसका जो चरण है, जैसे विकास का जो चरण है, जो नियम है, पहले प्राइमरी सेक्टर मतलब फर्स्ट, फिर इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में प्रवेश करेंगे, फिर इसके बाद टर्शियरी सेक्टर में प्रवेश करते हैं। परंतु इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया सीधा प्राइमरी से थर्ड में चला गया था, ये वाला सेक्टर छूट गया। वृद्धि का चरण यही होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया यहाँ से सीधा यहाँ पहुंचा। जब 2008 में अमेरिका मंदी चल रहा था, तो भारत मंदी नहीं था उस समय। कारण यही था क्योंकि हमने सेवा क्षेत्र को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सेकेंडरी सेक्टर छोड़ करके प्राइमरी सीधा टर्शियरी सेक्टर में प्रवेश कर गई। जो कुछ विकसित ऐसे देश है, जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो कि प्राइमरी सीधा टर्शियरी प्रवेश किए हैं। वृद्धि के चरण प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होना चाहिए था, परंतु ये फर्स्ट से सीधे थर्ड में प्रवेश किए हैं। देखिए, भारत के जीडीपी में कृषि के अधिपत्य को 1990 के दशक में सेवा क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया, मैंने पहले बता दिया, और तब से इसकी हिस्सेदारी 50% से ऊपर। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बहुत विधिवत बताया हूँ किस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब है, 5 क्षेत्रों की बात मैं किया हूँ। तो आज भी सेवा क्षेत्र का जो योगदान है, पीसीएस में क्वेश्चन भी आया है, सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, 50% से ऊपर बना हुआ है। आर्थिक प्रणालियां क्या है वो समझिए। आर्थिक प्रणालियां मानव जीवन में कुछ चीजों के इस्तेमाल मतलब उपयोग पर निर्भर करती है, एकदम सही है। जिसमें कुछ चीजों की एक विशेष मात्रा में उपयोग का उत्तरजीविता के लिए निरंतरता माना गया है, मतलब नितांत आवश्यक माना गया है। जैसे देखो, रोटी, कपड़ा, मकान, जल, वायु, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान तो अति आवश्यक है, जल उससे कम आवश्यक है नहीं, वो भी बहुत आवश्यक है। ये जीवन के उपयोग के लिए अति आवश्यक है। ये आर्थिक प्रणालियां हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हम आर्थिक प्रणाली को देखें तो इसको हम 3 भागों में बांट करके देखते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी या साम्यवादी, तीसरा है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। पहला जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको मार्केट इकोनॉमी कहते हैं।
दूसरे इसको समाजवादी या साम्यवादी, दोनों बेसिक डिफरेंस अभी हम बताएंगे। दोनों बेसिक डिफरेंस है। समाजवादी उसको नॉन मार्केट कहा जाता है, जिसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है एज इंडिया, जैसा कि भारत में है। जो मार्केट इकोनॉमी है, पूरे दुनिया में सबसे पहले अगर मार्केट इकोनॉमी का विकास हुआ तो अमेरिका में हुआ। अमेरिका ही मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है, सरकार हस्तक्षेप नहीं होता, आयकर बहुत न्यून होता है या तो होता ही नहीं है। जब सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तो क्या वेलफेयर का काम होगा? वेलफेयर का काम नहीं होगा तो एक ऐसा गरीब तबका उसमें उभरेगा जिसको ऊपर उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मार्केट इकोनॉमी में क्या हुआ, मार्केट इकोनॉमी बाजार प्रणाली है, उसमें मार्केट मोनोपोली बना रहता है। विकास मतलब एक पूंजीवाद की तरफ बढ़ता चला जाता है, कैपिटलिस्टिक कंट्री। चिड़िया सब आती रहती हैं इधर, हमारे कमरे में सब हैं, चिड़िया हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सब। ये सरकारी आवास है। और जब मैं रात में वीडियो बनाता हूँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज आती है अगल बगल से, क्योंकि इधर भी जंगल उधर भी जंगल, केवल बाउंड्री है चारों तरफ से और बाकी सब जंगल ही जंगल है, भिन्न भिन्न आवाज आता है। इसलिए मेरे वीडियो में कभी कभी बहुत सारी आवाज आपको सुनाई देंगे, जो कि आप पहली बार अगर यहाँ रहेंगे तो जरूर डर जाएंगे सुनकर के उस आवाज को। अजीब अजीब सी आवाज आती है, इसलिए थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। अभी देखिए आवाज आ ही रही थी, उसको भगाए। भालू आते रहते हैं, तेंदुआ, भालू तो अक्सर करके दिख जाते हैं, बंदर, भालू, तेंदुआ, लंगूर, ये सब यहाँ आम बात है जंगल में। ठीक है, देखिए हमारा मार्कर कहाँ चला गया। देखिए, तो इसकी बात मैं कर रहा था, मार्केट इकोनॉमी बात कर रहा था, उसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मैंने बताया है कि सरकार का जो हस्तक्षेप होता है न्यूनतम होता है। पूरे विश्व में सबसे पहले अमेरिका पूंजीवाद की तरफ बढ़ा। पूंजीवाद खूब फायदा कमाता है, लेकिन जब वेलफेयर का काम नहीं होगा तो एक गरीब तबका जो है पिछड़ जाएगा। इसका रिजल्ट आके दिखाई देगा सन 1929 में, जिसको हम तीसा की मंदी कहते हैं, तीसा की महान मंदी। देखिए, मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पहले मार्केट इकोनॉमी, फिर नॉन मार्केट इकोनॉमी, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानेंगे। देखिए, मैंने पहले बता दिया, पहली औपचारिक आर्थिक प्रणाली, इसका उद्भव स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री हैं, उनको दार्शनिक अर्थशास्त्री मान लीजिए, उनकी पुस्तक है। देखिए, उनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब आप जान ही गए होंगे उस व्यक्ति का नाम, एडम स्मिथ की बात हो रही है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में किताब लिखी गई है। इसी से माना जाता है पूंजीवाद का विकास इसी बुक से हुआ है। उनके विचार क्या थे? देखिए, उनके विचार को अगर हम दिखाना चाहेंगे तो समाज को जिन वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति होती है उसके पीछे वे लोग या उपक्रम हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आर्थिक गतिविधियां करते हैं। अर्थात जिन चीजों के उपयोग पर समाज टिका है, जिन चीजों के उपयोग पर समाज टिका है, वे चीजें किसी के निजी स्वार्थ का अनायास परिणाम है। मैं जैसे मान लीजिए पढ़ाता हूँ, हालांकि यहाँ कोई हमारा ऐसा पर्पज नहीं है कि पूंजीवाद को जो है हम प्रोत्साहन करें, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जैसे एग्रीकल्चर कोई काम कर रहा है, एक्स्ट्रा अगर उससे प्रोडक्शन हो गया तो बेचेगा तो लाभ कमाएगा, तो
तो इस उद्देश्य से नहीं था कि हम बेचेंगे, वो अपने मतलब इस्तेमाल नहीं किया था, परंतु ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो बेच दिया। इकोनॉमी में ऐसा ही हुआ। मतलब किसी चीज का जो प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर एडम स्मिथ साहब यही बताने का प्रयास करते हैं, समाज को जिन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति होती है उसके पीछे वो लोग या उपक्रम है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आर्थिक गतिविधियां करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए आर्थिक गतिविधियां करते हैं और ओवर प्रोडक्शन होता है। एडम स्मिथ ने व्यक्तियों तथा उपक्रमों की स्वार्थी प्रेरणादायक कारक को, देखिए स्वार्थी प्रेरणादायक कारक को अदृश्य हाथ कहा है। लोग करते हैं लेकिन उसको अदृश्य हाथ कहा है, अदृश्य हाथ कहा। इस प्रकार उत्पादनकारी परिसंपत्तियों, लेकिन उत्पादनकारी परिसंपत्तियों कौन और क्यों धन लगाएगा, इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं एक संस्था तैयार करूं, मैं क्यों पैसा लगाऊं उसमें, पूंजीवाद की बात कर रहा हूं। पूंजीवादी सोचे मैं क्यों पैसा लगाऊं, पूंजीवाद सदैव लाभ चाहता है, हानि कभी नहीं सह सकता हो। क्यों पैसा लगाए जब तक उसको लाभ नहीं होगा, उसका रिजल्ट यहां पर प्राप्त हो जाता है। उच्च स्तरीय समृद्धि की प्राप्ति के लिए श्रम के विभाजन को बढ़ाया जाना आवश्यक है। देखिए उच्च स्तरीय समृद्धि की प्राप्ति के लिए, ये है उच्च स्तरीय समृद्धि की प्राप्ति के लिए श्रम के विभाजन को बढ़ाया जाना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत किसी एक कार्य को छोटे छोटे कई हिस्सों में विभक्त कर दिया जाता है। इस क्रिया से होने वाली विशेषज्ञता द्वारा, देखिए विशेषज्ञता द्वारा न सिर्फ उत्पादन का स्तर बढ़ाया जा सकता है बल्कि इससे उत्पादन की प्रक्रिया में विशुद्धता तथा श्रम बल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। देखिए जब जैसे हमारे मार्केट में कंपटीशन होगा, कंपटीशन के बाद क्या होगा, जैसे मेरी एक संस्था है मान लीजिए, हमारे यहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कम अच्छी गुणवत्ता देते हैं, बगल में संस्थान है अच्छी गुणवत्ता देता है, तो लोग कहाँ देना पसंद करेंगे, बगल में फीस उतनी ही है। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में कंपटीशन बहुत मायने रखता है, गुणवत्ता में वृद्धि, जो कंपटीशन में ये चीज बहुत मायने रखता है। अदृश्य हाथ के स्वस्थ परिचालन के लिए एक उचित वातावरण का होना आवश्यक है जो मांग और आपूर्ति पर आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मांग हो प्रोडक्शन उतना ही करो, अन्यथा रेट गिर जाएगा। अगर प्रोडक्शन अधिक हो गया, मांग कम हो गया तो वस्तु की कीमत गिर जाएगी। तो उत्पादन करता जो है हतोत्साहित होता है क्योंकि उसको उस हिसाब से पैसे नहीं मिल पाते हैं। ऐसी आर्थिक व्यवस्था का नियमन बाजार की विद्यमान प्रतिस्पर्धा करती है। कंपटीशन पर मैंने कहा वही चीज है। देखिए इस अर्थव्यवस्था के परिचालन के लिए सरकार की तरफ से लेसेस फेयर का सिद्धांत अपनाया जाता है। लेसेस फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप का सिद्धांत, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना। यह एक फ्रांसीसी शब्द है लेसेस फेयर। देखिए दो शब्द आएंगे, प्रोलेटेरियन बुजुर्वा, वो तो उसमें आएगा नॉन मार्केट इकोनॉमी में, यहाँ पर लेसेस फेयर आएगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी आएगा। दो प्रकार के, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बताते हैं अभी। लेसेस फेयर, तो लेसेस फेयर की नीति अपनाई जानी चाहिए, मतलब अहस्तक्षेप नीति अपनाई जानी चाहिए, मतलब दूसरे के इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वही है मैंने बताया फ्रांसीसी शब्द, इसका मतलब होता है अकेला छोड़ देना या अहस्तक्षेप की बात है, ठीक है। जैसे देखिए सरकार की अर्थव्यवस्था में पुनः या कोई भूमिका नहीं होना, ये सब बातें मैंने बता दी, ठीक। किसी प्रकार की सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, उसको हम लेसेस फेयर का सिद्धांत कहते हैं। अगर इसमें टैक्स लगाया भी जाता है, आयकर टैक्स, तो बहुत कम लगाया जाता है, नाम मात्र का लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है। तो सरकार को आमदनी कहां से होगी, जो सरकार को आमदनी नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में देश के कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कैसे खर्च करेंगे वो, उसका परिणाम आएगा 1929 के तीसरा की मंदी आएगा, अभी आगे मिलेगा। देखिए यहाँ पर सारी चीज मैंने बता दिया, प्रतिस्पर्धा की बात, ठीक। अब देखिए एडम स्मिथ के इन विचारों ने आने वाले समय में दो प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। एक है पूंजीवादी,
वही जिसको मैंने बताया कैपिटलिस्टिक, और दूसरा है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। हालांकि दोनों में बेसिक अंतर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ये जो है आपका मुक्त बाजार, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी, लाइसेंस फेयर थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए पूंजीवादी की बात करने जा रहे हैं। पूंजीवादी का ध्यान संपदा एवं उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर होता है। ये है संपदा तथा उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर होता है। संपदा की बात नहीं कर रहा हूँ, एसेट्स की बात कर रहा हूँ। संपदा एसेट्स, एसेट्स एंड जो प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं उसकी बात है। प्रोडक्टिव, ठीक। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए ये हो गया आपका वह मुक्त बाजार। देखिए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो होता है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का ध्यान संपदा के विनिमय पर होता है, एक्सचेंज पर होता है। उसको फ्री मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब ये है ध्यान संपदा के विनिमय पर होता है, वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन तथा आपूर्ति के माध्यम से। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन कितना है, आपूर्ति कितना की जाती है, इसको हम कहते हैं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। अगर संपत्तियों ये है, अगर एसेट्स और प्रोडक्शन मतलब उत्पादनकारी के ऊपर की बात हो, जैसे स्वामित्व अगर किसी व्यक्ति का है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन बहुत कम होती है, नाम मात्र की होती है। लेकिन साथ ही निजी उत्पादकों को एकाधिकार प्राप्त होता है। इससे एकाधिकार मोनोपोली से समस्या है। देखिए मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जैसे मैं ही हूं, केवल मेरी ही फैक्ट्री चलती है, मैं ही प्रोडक्शन करता हूं, तो जाहिर सी बात है तो मैं जितना चाहूंगा उतना पैसा वसूलूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। परिणाम स्वरूप देश पर गरीबी आती है, और परिणाम स्वरूप मंदी उभर के आई 1929 वाली, तीसा की मंदी जिसको कहते हैं। वहीं से भारत का आजादी का परचम बुलंद होने लगा। ये बात मैंने बताया, एकाधिकार की बात मैंने बताया। जो किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा पर होता है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। साथ ही इसमें आयकर को न्यून किया जाता है, या नाम मात्र का रखा जाता है, या रहता ही नहीं है। पूरी चीज मैंने बता दिया, कोई आयकर नहीं लगाता। दूसरी तरफ मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, देखिए फ्री मार्केट इकोनॉमी बात हो रही है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सरकारें नहीं बल्कि बाजार शक्तियां नियमन का कार्य करती हैं। देखिए जब बाजार शक्तियां नियमन का कार्य करेंगी तो वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में वही वस्तु टिक पाएगी जो सस्ती होगी और उसकी गुणवत्ता में अधिकता होगा। वो वस्तु नहीं टिक पाएगी जो महंगी होगी और गुणवत्ता भी कम होगा। इसलिए फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो मार्केट के कंपटीशन पर होता है उसमें लोगों को फायदा होता है। पूंजीवादी में क्या होता है, मोनोपोली की बात होती है। मोनोपोली से क्या होता है, पब्लिक का नुकसान होता है, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस जिसके कारण इसमें प्रतिस्पर्धा गुंजाइश होती है। मैंने सारी चीज बता दिया। इसमें आयकर लगाया जाता है, किंतु उत्पादन, देखिए उत्पादनकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी दरें बहुत निम्न रखी जाती है। अगर इनकम टैक्स ज्यादा लगा दिया जाएगा तो जो प्रोडक्शन करता है वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे, क्योंकि जितना आय होगा उनका उतना ज्यादा इनकम टैक्स होगा। इसलिए उसकी इनकम टैक्स की दरें न्यूनतम रखी जाती हैं। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को विश्व में पहली बार यूएस से बुलाया गया था। इसको मैंने शुरू में ही बताया, यूएस से बुलाया गया था। इन अर्थव्यवस्थाओं में देखिए 1929 की महामंदी तक उच्च संपन्नता हासिल की। मैंने पहले बता दिया कि मतलब पहले तो खूब लाभ कमाएंगे, लेकिन जब इसका रिजल्ट प्राप्त होगा तो रिजल्ट जो है बहुत भयावह होगा, जो कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से अभी मैंने एक इकोनॉमी बताया, इसका नेगेटिव पक्ष है। वो नेगेटिव पक्ष क्या है उसको देखिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। देखिए, प्रणाली के ऋणात्मक प्रभाव या ऋणात्मक तत्व क्या है, मतलब पूंजीवादी प्रणाली के ऋणात्मक, पूंजीवादी या नॉन मार्केट की, सॉरी मार्केट इकोनॉमी, नेगेटिव पार्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी, नेगेटिव पार्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी, प्रणाली के ऋणात्मक तत्व, प्रणाली के ऋणात्मक तत्व, प्रणाली के ऋणात्मक तत्व। ठीक है, देखिए ऋणात्मक तत्व की बात करें तो एक्चुअली इसमें क्या है, लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता के वातावरण की प्रणाली द्वारा इसमें वैयक्तिक और उपक्रमों के स्तर पर ये सफलता, एक्चुअली लोकतंत्र इसमें पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाता है और कुछ लोग की ऐसे संभावनाओं पर एक खरा नहीं उतरता है, जैसा लोग सोचते हैं उस प्रकार से खरा नहीं उतर पाता है। देखिए समस्या ये है, खूब खोज और अनुसंधान खूब हो जाएगा, साइंस एंड टेक का विकास हो जाएगा, परंतु एक ऐसा तबका जो इससे मतलब अलग है उसका विकास कैसे हो पाएगा, इससे हटा है बेचारा, उसका विकास कैसे हो पाएगा, जो कि समाज के एक मूल तत्व भी है, उसका विकास कैसे हो पाएगा, उसकी बात मैं कह रहा हूं। देखिए एक एक पार्ट पर चर्चा करेंगे हम। पहला पार्ट है आपका, पहला पार्ट कहता है कि गरीबों या यूं कहे कि जिसके पास बाजार आधारित क्रय शक्ति नहीं थी, उनकी देखभाल के लिए इसमें कोई ऐसा उपक्रम नहीं था जो इसके लिए काम करे। गरीबों के कल्याण की बात नहीं की गई है, गरीबों की कल्याण, सॉरी गरीबों की कल्याण नहीं। हमें लगता है अगर इस प्रकार से मैं एक पॉइंट इसका पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। मैं भी जस्ट 2 मिनट में इसको पढ़ाता हूँ दूसरे वीडियो में।